जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। और आज का जो हमारा सेशन है अगेन जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे कुछ रीजनिंग के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे PG 81 और LLB 3 ईयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है DG ऑफ CRPF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, यहाँ पे इसके जो DG हैं डायरेक्टरेट जनरल, वो कौन है अभी प्रेजेंट में। सो यहाँ पे आपको बताना है। सो DG ऑफ यहाँ पे CRPF की बात करें तो कुलदीप सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे बात करें तो करेंसी ऑफ रशिया आपसे पूछा गया है, तो रशिया की करेंसी क्या है यहाँ पे आपको बताना है। तो करेंसी ऑफ रशिया की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे रूबल आपको नाम सामने आता है, आर और आर से आप याद रखिएगा, तो रशिया और रूबल यहाँ पे आपको मैच में याद रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ईरान का कैपिटल आपको बताना है। और आप सभी से मैं बोलूँगा कि जो प्रीवियस हमारी क्लासेस हैं उनको भी अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करिए कि जितना जितना आपका कंटेंट हो पाए वो आप उतना कंटेंट इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। और भी जो वीडियोस पड़ी हैं पहले वाली, तो उनको भी क्लासेस को वहाँ पे कवर करने की कोशिश करिए। जब आपके पास बंडल्स ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसमें से आना ही आना है हर क्लास में, मैं आपको ये बोलता हूँ। अब लागू आप लोग कितना करते हो, कितना इम्प्लीमेंट करते हो आप अपनी डेली रूटीन में, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बाकी सब आपकी मर्ज़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कैपिटल ऑफ ईरान आपको बताना है, तो अम्मान, टोक्यो, इजराइल या फिर तेहरान। तो ईरान की कैपिटल की बात करें तो तेहरान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ईरान का तेहरान हो जाएगा। पेरिस इज़ बिसाइड विच रिवर, तो पेरिस जो है किस रिवर के किनारे है यहाँ पे आपको बताना है। लूनी, नाइल रिवर, सीन रिवर या फिर टेम्स रिवर। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको क्लासेस तो प्रोवाइड करते ही रहेंगे, साथ ही साथ जो आपके अपडेट्स रहेंगे उनका भी नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर मिलता रहेगा। बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो पेरिस इज़ बिसाइड विच रिवर, तो सीन, आपका सीन नदी करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो टोक्यो इज़ बिसाइड विच रिवर, आपको बताना है कि टोक्यो जो है किस रिवर के किनारे बसा हुआ है। और सेशन को शेयर जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा, इसलिए शेयर जरूर करेगा ताकि वो बच्चे भी, वो स्टूडेंट्स भी पढ़ पाएँ जिनको कुछ अंदाज़ा ही नहीं है और वो अभी पेपर देने जाने वाले हैं, ठीक है। तो उनकी भी कुछ मदद हो जाएगी, आप उनकी मदद करोगे तो कभी ना कभी वो भी आपकी मदद करेंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो ऊपर वाला मदद जरूर करेगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर की बात करें, टोक्यो जो है आराकाव रिवर के किनारे आपका ये शहर पड़ता है। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है यहाँ पे आपके सामने आता है, तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, आपको बताना है लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट या फिर ओनली लोकसभा। तो पार्लियामेंट जो है वो आपको बता दें 3 तत्वों से बनी है, 3 फैक्टर्स इसमें होते हैं। क्या क्या? ऑप्शन सी आप देख सकते हो, लोकसभा भी होती है, इसमें राज्यसभा भी होती है, प्लस प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो ये 3 लोगों से मिलकर आपके पार्लियामेंट ये कहलाता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन की बात करें तो कब स्टार्ट किया गया था, तो क्रिप्स मिशन आपका मार्च के महीने में 1942, 1947, 1988 या 1989, यहाँ पे आप 1989 कर लीजिए। अब आई होप सो क्या मतलब, आई एम श्योर कि मैंने यहाँ पे जब ऑप्शन ये चेंज किया तो आप लोग को लग रहा होगा कि यही आंसर है, बट नो, दिस इज़ नॉट द आंसर। आंसर आपका ये रहेगा 1942 में क्रिप्स मिशन स्टार्ट हुआ था, मार्च के महीने में, ठीक है, 1942 में। आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंस कमीशन, इसमें से फाइनेंस कमीशन से कौन सा आर्टिकल बिलोंग करता है? बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आपको याद रखना है। ऐसे तो 395 आर्टिकल्स हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया कि नेट पे 448 दिखा रहा है, तो भाई साहब आप ये जान लीजिए कि 395 आपके आर्टिकल्स होते हैं। और जैसे कि अब मैंने बात किया 21 आपका है, उसके साथ नेक्स्ट जो है वो 21A भी है। तो ऐसे जो को पार्ट्स हैं ना, उनको मिला के आपके 448 आर्टिकल्स हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए 2 चीज़ मैं बता देता हूँ, 22 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। जब इनके को पार्ट्स भी जोड़ेंगे तो 25 पार्ट्स हो जाएंगे और 448 आर्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ही डेटा आपको याद रखना है।
दोनों ही डेटा आपसे पूछा जा सकता है। तो पेपर जो है आपका जब थोड़ा सा टफ बनेगा ना, तो आपका ये दे सकता है ऐसे ऑप्शन, ठीक है। और ऐसे ही नॉर्मल तो यही पूछा जाता है, तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। मैंने अपने एंड से आपको दोनों ही चीज़ क्लियर कर दिया है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 आपका सामने आता है, फाइनेंस कमीशन की बात करता है आर्टिकल 280। आगे चलते हैं तो फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता लोगे। नागभट्ट नहीं, हरिहर बुक्का नहीं, सामंत सेन नहीं, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं इन फ्यूचर और जो नोटिसेस हैं जो हम देंगे आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको डेली का मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, बताना है आपको जो बुद्धा गेन्स नॉलेज एट, बुद्धा ने नॉलेज ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे की थी, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 से बताना है। तो गया में, सारनाथ में, अलारा कलाम में या फिर लुम्बिनी नेपाल में। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो हमारा सही आंसर बनेगा, वो बनेगा ए, गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है इसमें कि नेशनल गेम ऑफ यूएसए यहाँ पे क्या है, क्रिकेट, बेसबॉल, फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल। तो यूएसए का जो नेशनल गेम है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो यूएसए का नेशनल गेम है उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो याद रखिएगा, सार्क का फाउंडेशन कब हुआ था, सार्क का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, बताना है आपको। सार्क जो है कब बनाया गया था, 1988 में, 1987 में या फिर 1990 में या फिर 1985 में। तो कब फाउंड किया गया था सार्क, आपको बताना है। सार्क का इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में किया गया था। तो सार्क का इस्टेब्लिशमेंट काठमांडू नेपाल में, याद रखना है आपको, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, इसका हेडक्वार्टर है। और 1985 में सार्क का फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। सिम्बेक्स एक एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज किस किस कंट्रीज़ के बीच में होती है ये आपको बताना है। सिंगापुर एंड इंडिया, सिंगापुर एंड मलेशिया, सीरिया एंड इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। सिम्बेक्स आपको याद रखना है, देखिए कैसे, एस से याद रखिए आप सिंगापुर और ये वाले आई से याद रखिए आप इंडिया। ओके, सो दैट मच यू कैन रिलेट। ओके, सो सिम्बेक्स इज सिंगापुर एंड इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, यूएनओ का फाउंडेशन कब हुआ था, आपको बताना है। सो यूएनओ का फाउंडेशन कब हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था यूएनओ का, आपको बताना है यहाँ पे। तो 1990 सही आंसर नहीं होगा, 1977 सही आंसर नहीं होगा, 1989 सही आंसर नहीं होगा, तो आपको पता लग ही गया। 1945 यहाँ पे यूएनओ फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट यूएनओ का 1945 में किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। एंटी डिफेक्शन बिल पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट। तो जो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन बिल है ये जो है कब पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। तो 1989, 1986, 1985 और 1990। सो सही आंसर इसमें क्या होगा बताना है आपको। सो सही आंसर इसमें 1990 आपका नहीं होगा, 1985 आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं परेशान कर रहा हूँ राइट, आई थिंक सो। चलिए कोई बात नहीं, 1985 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एंटी डिफेक्शन बिल 1985। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर की बात आती है, तो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर की संधि कब हुई थी यहाँ पे आपको बताना है। 1989 में, 1871 में, 1734 में या फिर 1034 में। तो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर याद रखना है आपको। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ ग्वालियर जो है आपका 1871, यहाँ पे 1871 नहीं 1817 होगा, ठीक है। तो 1817 आपका करेक्ट आंसर है कि यहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर की संधि है वो कब साइन की गई थी, तो 1817 में साइन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी किससे रिलेटेड है यहाँ पे आपको बताना है। आर्टिकल्स आपके सामने हैं 390, 360, 365 या फिर 356।
तो 356 आपका स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है और 360 की बात करें तो ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा 360 आर्टिकल रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं तो रिहंद डैम की बात आती है। आंसर आपने देख लिया क्या? नहीं देखा, नहीं देखा तो रिहंद डैम की बात आती है तो किस रिवर पर है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छुटकू सा क्वेश्चन है, रिहंद रिवर पर ही पड़ता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूपी में ही ये डैम आपका देखने को मिलता है। रिहंद डैम रिहंद रिवर पर। ओके, आसान है, आसान है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एस राधाकृष्णन। लेकिन कभी कभी आपका कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए मैंने रखा। तो एस राधाकृष्णन यहाँ पे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। कोपा, कोपा का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये आजकल की दुनिया में, तो आपको बताना है कोपा का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो अगर बात करें कोपा का फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1988 में कोपा का फाउंडेशन हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 21 में देखने को मिल रहा है कि जो आपका सचिन तेंदुलकर जी हैं वो क्रिकेट से रिलेटेड है। सिमिलरली यहाँ पे जो लियोनेल मेसी हैं ये किससे रिलेटेड है? तो सभी को पता है यार, फुटबॉल के बादशाह हैं ये सब। तो लियोनेल मेसी आपके फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो आपको सीरीज़ पूरी करनी है। सीरीज़ की बात करें तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि FKPCNMZQJ and WTG, ऐसे में क्या करना है आपको, एक एक जो लेटर है उसको पकड़ के चलना है, जैसे कि FCZWN दिस वन। तो आप देख सकते हो यहाँ से जब हम इधर जा रहे हैं इधर को तो नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा जाके देखेंगे इधर से इधर। कैसे? देखिए W से हम गए, W के बाद PQRST, W के बाद XY छोड़ के Z, AB छोड़ के C, DE छोड़ के F। मतलब यहाँ पे क्या है, W-2 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम T रखेंगे तो T के बाद UV छोड़ के W, ठीक है, फिर XY छोड़ के Z, 2 का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ओके, अब ये नहीं आपको कि इसमें भी वही करना है। देखिए हो सकता है कि इसमें अलग पैटर्न लग रहा हो, तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि KLMNOPQRSTUVW। तो आप देख सकते हैं जब हम सेकंड वाले इस पे आए, सेकंड वाले टर्म पर आए तो ये इधर से इधर चल रहा है और फर्स्ट वाला इधर से इधर चल रहा है। आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा TW यहाँ पे बन गया है। TW यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल आउट हो गए। अब देखते हैं हमारा जो है नेक्स्ट वाला क्या है, तो हमें ये वाले ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, ये वाला तो कैंसिल हो गया, TW इसमें है ही नहीं। ठीक है, ऊपर वाला। अब यहाँ पे देखिए P है, ओके, P है, M है, J है और G है। तो अब आप भी देख रहे हो इसमें P के बाद M तो आता नहीं, लेकिन हाँ M के बाद P आता है। इसका मतलब हम इधर से राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, G के बाद HIJKLMNOP, मतलब 2 का गैप है अगेन। ठीक है, 3 का गैप है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप गिन कैसे रहो, आप उसको कैसे सपोज कर रहे हो। मैं 1 गिन रहा हूँ, आगे का बीच का 2 गिन रहा हूँ और आगे का छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम E रखेंगे तो F छोड़ के G तुरंत आ जाएगा, इसलिए हमको D रखना पड़ेगा, क्योंकि D के बाद क्या होगा, E और F छोड़ के G, फिर H और I छोड़ के J, फिर K और L छोड़ के M, फिर N और O छोड़ के P। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो लाइक ठोक दो जल्दी से, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास यहाँ पे कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे। अभी बहुत से क्वेश्चंस हैं, अभी आपको 30 क्वेश्चंस हैं, सो वो सब कर लीजिए पहले, फिर आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। देखिए 5, 12, 22, 35 एंड सो ऑन यहाँ पे सीरीज़ आपकी दी है। एक जो आपका नंबर में सीरीज़ होती है उसमें का क्वेश्चन है, नंबर में सीरीज़ हुई या लेटर में सीरीज़ आ सकती है, दोनों पे भी आ सकती है। सो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, डिफरेंस कितने का है, 5, 7, 12, 12 और 10, 22, और यहाँ पे आप देख सकते हो 13 का डिफरेंस है। अब आपको साफ दिख रहा है कि 7 + 3 किया गया है तो यहाँ पे 10 आ गया है, फिर 10 + 3 किया गया है तो यहाँ पे 13 आ गया है, 13 + 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 35 + 16 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 51। नहीं समझ में आया, फिर से देख लीजिए, मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ तब आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे हम बताते हैं कि सपोज़ आप देख सकते हो, मैं पेन यहाँ पे उठा लूँ
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 7 का, इसमें यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 10 का, इसमें यहाँ पे 13 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया 7 + 3 और यहाँ पे 10 + 3 देन अगेन 13 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखिए क्या किया था 5 7 प्लस किया 12 में 10 प्लस किया 22 में 13 प्लस किया तो 35, अब 35 में हम कितना प्लस करेंगे 16, तो हमारा यहाँ पे कितना बन जाएगा 51 आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से है आपका यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कि भैया इसमें से ज़रा ऑड वन आउट छांट के दिखाओ कि 3 में आपका एक चीज़ लगेगी और बाकी 1 में आपका वो चीज़ नहीं लगेगी। सो ऐसा क्वेश्चन या ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा है, वही आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 24 में। देखने से आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है बट यहाँ पे आप देखिए अपोजिट पेयर्स हैं ये। ठीक है, जी और टी अपोजिट पेयर्स, डी और टी अपोजिट पेयर्स नहीं है तो अभी रुक जाते हैं। ई और वी अपोजिट पेयर्स हैं, डी और डब्ल्यू अपोजिट पेयर्स हैं, जी और टी भी अपोजिट पेयर्स हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 का बी वाला है इसमें आपका अपोजिट पेयर्स नहीं यूज़ हुए हैं, बाकी 3 ऑप्शन में अपोजिट पेयर्स हमको मिल रहे हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बनेगा, जो कि एक ऑड नंबर है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि अपोजिट लेटर नहीं बनेगा बी वाले में। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने एक बात आती है कि भैया ज़रा ये बताओ कि 25 में हम कम को लिख रहे हैं अगर DRRI, तो भैया टर्म को क्या लिखेंगे जल्दी से बता दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे बता दें अरे लाइक तो ठोको। तो यहाँ पे देखो सी के बाद क्या लिखा गया है D, सिमिलरली हम टी के बाद क्या लिखेंगे U, ओ के बाद क्या लिखा है मैंने ओ के बाद PQ छोड़ के R लिखा है, ई के बाद FG छोड़ के हम क्या लिखेंगे H। तो भैया U और H, इससे हमारा ये वाला तो भैया कट गया। ठीक है, अब देखिए M के बाद NOPQR, M के बाद NOPQR, तो यहाँ पे R के बाद STUVW, तो मतलब HW आ जाएगा। तो UHW भैया एक ही में है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको देखना है जो गैप इसमें ठोका गया है वही गैप आपको इसमें ठोक के आंसर दे देना है। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। लगातार बोलने से भी थकान होती है, लेकिन आप लोगों का जब साथ रहता है ना, जब आप लोगों का कमेंट आता है, जब आप लोगों का पेपर अच्छा होता है कि हाँ भैया आपका पढ़ाया हुआ आया या आपके जो कराए हुए क्वेश्चन थे वैसे पैटर्न देखने को मिला, सो वो सांत्वना जब मिलती है ना, वो जो मज़ा मिलता है ना वो तभी मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि 13 को लिखा गया है 64 मतलब 64, तो भैया 15 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे किया है, आसान है। देखिए कैसे 1 + 3 जो डिजिट है इनको प्लस कर दिया है और फिर क्यूब कर दिया है, तो हमारा 64 आंसर बन गया है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 + 5 6 कर देंगे और इसका क्यूब करेंगे तो 216 आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है कि रब वाली क्रॉप कौन सी है, मतलब रबी क्रॉप कौन सी है बताना है। कैरेट, मूंग, ग्राउंडनट या फिर जूट। तो यहाँ पे जो आपका कैरेट है रबी क्रॉप है, बाकी ये सब तीनों क्या हैं खरीफ क्रॉप्स। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को ऐसा मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 28। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज ऑफ, सबसे लंबी कोस्ट रेखा, तटीय रेखा की बात करें तो सबसे लंबी किसकी है, गुजरात। आप देखोगे तो इतना लंबा उसका पूरा आता है और फिर ऐसे करके हमारा यहाँ पे इस तरीके से कुछ बनता है। तो ये वाला एरिया जो है गुजरात का सबसे लंबा कोस्ट लाइन बनाता है, तो याद रखिएगा। और गोवा की सबसे छोटी है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30। भैया इच्छा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं इच्छा है तो देख ज़रूर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। आप क्लास रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है, क्योंकि यार मेहनत जब तभी सफल होती है जब आप लोगों का साथ होता है, और आप लोगों का साथ तभी लगता है जब आप लोग बताते हो कि हाँ सर क्लास अच्छी लगी, या क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है जब बच्चे ध्यान से क्लास करते हैं और बोलते हैं सर ये क्वेश्चन गलत था, सर ये क्वेश्चन गलत था। तो देखो यार गलती तो हो ही जाती है, आई एक्सेप्ट इट, सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को भी अच्छा लगता है कि हाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और मतलब
एक इंटर रिलेशन होना चाहिए, राइट। तो मतलब इंटर रिलेटेड जब आप लोग रहते हो साथ में तो अच्छा लगता है। तो क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा, कैसी लगी आपको क्लास। और जो पिछली वाली क्लासेस हैं उनको भी आप अटेम्प्ट करने की, कवर करने की ज़रूर कोशिश करिए, तभी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। चैनल पे अगर अभी भी लाइक बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, क्योंकि आपके ही फ़ायदे की बात है, यकीन मानिए। सब्सक्राइब इट नाउ एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।